गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 6 में अभिक्रियाओं के प्रकार तो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरकों के बारे में। उत्प्रेरकों के ऊपर सवाल आते हैं बोर्ड में। उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में पूछ लेते हैं या इनसे संबंधित और भी बातें पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि कई अभिक्रियाएं बड़ी तीव्र होती हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी उसकी अभिक्रिया धीमी हो, उसका वेग थोड़ा धीमा हो। और कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी धीमी होती हैं, हम चाहते हैं वो थोड़ी सी उनका वेग बढ़े। तो उत्प्रेरकों को डाल करके हम अभिक्रिया के वेग को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगली बात आती है, एक शब्द आता उत्प्रेरण। उत्प्रेरकों द्वारा किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की घटना को, प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को जो परिवर्तित करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं, उस घटना को हम कहते हैं उत्प्रेरण। और अब देखते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, उन अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विसामान्य। तो यहाँ पर देखते हैं सामान्य उत्प्रेरक, जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो ऐसे उत्प्रेरक सामान्य उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया सामान्य उत्प्रेरण कहलाती है। क्या शर्त है? अभिकारक या क्रियाकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो। तीनों गैस हो, तीनों द्रव हो, तीनों ठोस हो, तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो। कौन कौन सी तीन? एक तो उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद। तो ये तीनों अगर समान होंगे तो ऐसे उत्प्रेरक को हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस है। O2 ऑक्सीजन, यह भी गैस है। और इससे जो उत्पाद बनता है SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह भी गैस है। और जो यहाँ पर उत्प्रेरक काम ले रहे हैं, यहाँ NO सामान्य उत्प्रेरक है, तो NO है, ये भी गैस है। क्रियाकारक भी गैस, उत्पाद भी गैस और उत्प्रेरक भी गैस। तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, अतः यह सामान्य उत्प्रेरक कहलाएगा। यहाँ NO एक सामान्य उत्प्रेरक है। अब नंबर 2 लेते हैं, विसामान्य उत्प्रेरक। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारकों से भिन्न हो, चाहे एक से भी भिन्न हो जाए। अभिकारक हमने द्रव लिया, गैस लिया और उसकी तुलना में उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न है, तो उसे विसामान्य उत्प्रेरक और इस क्रिया को विसामान्य उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, N2 + H2, ये 3 और 2 तो संतुलित करने के लिए लगाया गया है अंक। इसके ब्रैकेट में करके गैस, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया जो उत्पाद बन रहा है वो भी गैस है। तो क्रियाकारक भी गैस और उत्पाद भी गैस, लेकिन उत्प्रेरक जो है Fe लोहा, फेरम, ये ठोस है। इसके छोटे टुकड़े को डालना पड़ता है, लोहे का छोटा टुकड़ा उत्प्रेरक के रूप में डालते हैं, तो ये तो ठोस हो गया और बाकी सब गैस हो गए। लेकिन उत्प्रेरक की अवस्था बाकी पदार्थों से मेल नहीं खा रही है, अतः ये विसामान्य उत्प्रेरक कहलाएगा। यहाँ पर Fe एक विसामान्य उत्प्रेरक है। यानी यहाँ Fe विसामान्य उत्प्रेरक है। अब लेते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया करने के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं।
कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। इस तरीके से क्रिया करने के आधार पर पहला लेते हैं 4 प्रकार बताए क्रिया करने के आधार पर उत्प्रेरक। अगर क्रिया के आधार पर पूछते हैं तो 4 प्रकार के हो गए। सबसे पहले तो धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक यानी किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे SO2 प्लस O2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, और इससे बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये यहाँ पर है NO नाइट्रस ऑक्साइड। ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, इसलिए ये सामान्य ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। यहाँ लिख देते हैं, ऊपर इसको लिख देते हैं। यहां इसका ऊपर लिख देते धनात्मक का, यहां NO अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अतः यह धनात्मक उत्प्रेरक है, जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। अब नंबर 2 ले लेते हैं, इसी के साथ ही ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसमें वैसे परिभाषा लिख देंगे जैसे लिखिए, किसी अभिक्रिया के, वही लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ा अंतर आएगा। किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए लिख देंगे, बढ़ाने वाली जगह लिख देंगे घटाने वाले, वेग को घटाने वाले पदार्थ या उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसका एक उदाहरण लेना चाहें तो यहां पर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये एक तो होता है H2O, वो तो जल होता है H2O। ये जल की तरह का एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन होती है इसमें, और प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने में काम में आता है। लेकिन अगर ये वैसे ही बोतल में रखा रहे प्रयोगशालाओं में, तो ये स्वतः ही अपघटित होने लगता है और ये जल में बदल जाता है। कैसे बदलता जल में? जैसे H2O2 और ये स्वतः ही H2O प्लस O2, इस तरह से ये रखा ऑक्सीजन तो इसमें से निकल जाएगी और बाकी जल रह जाएगा। तो इसको लंबे समय तक स्थायी रखने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा ग्लिसरॉल की मिला देते हैं। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल एक पदार्थ है, इसकी 2-3 बूंद इस बोतल के ऊपर से डाल देते हैं। इसके परत ऊपर एक परत उत्पन्न हो जाती है, परत बन जाती है ग्लिसरॉल की, और फिर ये H2O2 की जो प्रक्रिया है जल में बदलने की, ये बहुत ही धीमी हो जाती है। तो हम यहां पर कहेंगे, यहां ग्लिसरॉल अभिक्रिया के लिए को घटाता है, अतः यह ऋणात्मक उत्प्रेरक है, क्योंकि अभिक्रिया के को घटा रहा है, इसलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और तीसरा लेंगे फिर स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है कि हमें उत्प्रेरक ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 लेते हैं
स्वतः उत्प्रेरक। परिभाषा आएगी जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एक पदार्थ लेते हैं C2CH3 COO C2H5 ये कोई पदार्थ है और इसको ये इसकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं और फिर ये एक अलग से पदार्थ बनता है, इसकी जल से क्रिया करवाते हैं तो ये एसिटिक अम्ल और एथेनॉल में बदल जाता है। ये तो है एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट और जल से इसकी क्रिया करवाते हैं तो CH3 COOH और C2H5OH अभिक्रिया बहुत लंबी होगी लगता है ऐसा। ये देखो सीधी सी बात है, जब जल से इसकी क्रिया करवाते हैं एथिल एसीटेट, इसको थोड़ा हटा देते नाम को, नीचे लिख देते एथिल एसीटेट। यहां से भी ये संकलन टूट जाएगी ऐसे और जल को हम लिख सकते हैं HOH। जल को हम H2O लिख देते हैं, कई बार HOH लिख देते हैं क्योंकि जल जब टूटता है तो H और OH में टूटता है इस तरीके से ऐसे। तो CH3COOH तो इसके साथ आ गया, ये तो बन गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और C2H5 के साथ OH जुड़ गया, ये बन गया एथेनॉल, जिसको वाइन में शराब भी कहते हैं एथेनॉल। तो यहां पर उत्पाद के रूप में बना एसिटिक अम्ल एक स्वतः उत्प्रेरक है, स्वतः उत्प्रेरक है क्योंकि प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग कम होता है, लेकिन CH3 COOH एसिटिक अम्ल के बनने के बाद यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो यहां पर पहले तो अभिक्रिया धीमी धीमी चल रही थी, इसका वेग बहुत कम था, लेकिन जैसे ये पदार्थ बनते हैं उसमें से एसिटिक अम्ल, ये पदार्थ जैसे निर्मित होना शुरू होगा ये उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देगा और अभिक्रिया के वेग को तेज कर देगा। तो ये हमने कोई उत्प्रेरक या पदार्थ ऊपर से डाला ही नहीं और अभिक्रिया में उत्पाद होना था, वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग गया, अतः ये स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। और एक चौथा और अंतिम उत्प्रेरक है, वो लेते हैं जैव उत्प्रेरक, यानी जीवों के अंदर ये उत्प्रेरक कार्य करते हैं। तो अब लेते हैं नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। और ये क्या होते हैं, यानी सजीवों के शरीर में
सजीवों के शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाने वाले अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें एंजाइम भी कहते हैं, यानी विशेष नाम एंजाइम से जाने जाते हैं। जैसे माल्टोज शर्करा होती है हमारे शरीर में, भोजन में माल्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा, और उत्प्रेरक होता है माल्टेज, माल्टेज, और इससे बन जाएगा ग्लूकोज। यानी माल्टोज शर्करा का अपघटन होकर के उसे ग्लूकोज बन जाता है, तो कहेंगे यहां माल्टेज जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है। तो इस प्रकार से ये जैव उत्प्रेरक हो गए जो माल्टोज को माल्टेज में बदल देता है। और इस प्रकार से अब लेते हैं उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। यानी उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उसका वर्धन करते हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दिया, वो कुछ समय तो काम कर रहा है, उसके बाद में वो ठीक से काम नहीं करता है, तो ऊपर से एक नया पदार्थ और डालना पड़ जाता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और बढ़ा देते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं N2H2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये अमोनिया, ये क्रिया बार बार आई है, कई उदाहरण इसके, कई उदाहरणों में काम आती है। तो यहाँ पर देखो Fe एक उत्प्रेरक है लोहा। इसकी लोहा जो है ये अभिक्रिया के वेग को तीव्र करता है, यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और जो ओब्लिक लिख करके एमओ लिख रखा है, एमओ का मतलब मोलिब्डेनम, ये दूसरी कोई धातु है। अगर अच्छा ये अभिक्रिया चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद में ये जो Fe लोहा है ये ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, इसका वर्धन करने के लिए, इसको और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए एमओ यानी मोलिब्डेनम डाल देते हैं। ये उत्प्रेरकों को और सक्रिय बना देता है, अतः यहाँ पर एमओ उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। और अगला है उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उल्टा करते हैं। अगर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा दिया जाए कोई किसी पदार्थ के द्वारा, तो वह पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाएगा। एक तरह से जहर का काम करता है, वर्धन नहीं करेगा, ये उसकी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएगा। तो यहाँ पर देखो N2 और H2 वही उदाहरण लीजिए। यहाँ पर लोहा Fe यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अगर इस पदार्थ में, इस अभिक्रिया में, इस विलयन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं, CO, इस तरह लिख सकते हैं CO। तो यदि इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो यह गैस Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगी, अतः CO एक उत्प्रेरक विष का काम करती है। अब देखते लास्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा इस अध्याय का, उत्प्रेरकों के गुण या विशेषताएं। उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात नया पदार्थ बनाने में ये स्वयं भाग नहीं लेते इसके परमाणु, और ये केवल अभिक्रिया के वेग को घटाता है या बढ़ाता है और अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, कोई नया पदार्थ बनाने में काम में नहीं आता है।
इसकी जितनी मात्रा डालेंगे अंत में उतनी मात्रा ऐसी हमें वापस मिल जाएगी। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी किसी एक अभिक्रिया के लिए जो कोई उत्प्रेरक हम काम में ले रहे हैं वो जरूरी नहीं कि अन्य अभिक्रियाओं में काम आए। जैसे लोहा है वो इसी अभिक्रिया में काम आ रहा है तो और किसी अभिक्रिया में काम नहीं आएगा। ये इसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यानी उत्प्रेरक होते हैं वो किसी एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, बाकी प्रत्येक को नहीं करते हैं। अगली बात, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, यानी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता। अभिक्रिया तो अपने आप ही शुरू होगी, ये तो केवल वेग को घटाए बढ़ाएगा, लेकिन अभिक्रिया को शुरू नहीं करवाएगा ये। और चौथी बात है, उत्प्रेरक की केवल सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। कोई मान लीजिए पर्कनरी में या किसी बीकर में हमें अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे, जरा सी मात्रा, छोटा सा टुकड़ा उत्प्रेरक के पदार्थ का डाल देंगे, 1-2 ग्राम की मात्रा भी डाल सकते हैं हम, तो उसी से वो काम चल जाएगा। इसकी बहुत ज्यादा मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही ठीक से काम करता है। अगर तापमान बढ़ जाता है तो ये ठीक से कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार से ये थे उत्प्रेरकों की विशेषताएं।